ओके, हमने कहा कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और नतीजतन या एज ए रिजल्ट आपके पास जो दूसरी क्वांटिटी आती है, जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी की शक्ल में आती है, तो फिर उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, या मैं जनरल बात कर रहा हूं, वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं A और B, they make some angle theta with each other, they make some angle theta with each other, आपस में कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, एंड I may show it here कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर A है, ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दिस इज सपोज वेक्टर A। आपके बुक में इन्होंने वेक्टर A को थोड़ा सा ऊपर ड्रा किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग वेक्टर A को ड्रा किया। अब दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, ये सपोज वेक्टर B है। ठीक है, और इन दोनों का आपस में कुछ एंगल थीटा भी है। अब अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट शो करना चाहता हूं तो मैं कहता हूं कि ये दो वेक्टर्स हैं A और B, आपस में कुछ एंगल थीटा बनाते हैं। आई में से कि वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी, यानी वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से सपोज मेरे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब इसको मैं इन दो जनरल वेक्टर्स की शक्ल में किस तरह शो करूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान नहीं डाला, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, ये मैं बताऊंगा क्योंकि इसके बाद ये वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें हम क्रॉस लगाते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट लगाते हैं। हालांकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डॉट और क्रॉस हम फिर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्केलर क्वांटिटी इससे आती है और दूसरे से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर A है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया वेक्टर B के साथ, और उससे जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, वो नई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, और उस स्केलर क्वांटिटी को किताब वालों ने C से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल जो नई स्केलर क्वांटिटी है उसको किताब वालों ने C से रिप्रेजेंट किया है, और फिर ये बताया है कि वेयर C इज इक्वल टू, यानी C का जो मैग्नीट्यूड है, वेयर C इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा जो कि C के बराबर है, ये cos थीटा कहां से आ गया? क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि वेक्टर A इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, वेक्टर B इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो यहाँ पे आ गया। इन्हीं दो मैग्नीट्यूड्स आपस में आपने ज़रब किए तो ठीक है, उससे एक प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये cos थीटा कहाँ से आ गया? तो अब इसकी रीजन हम ढूंढते हैं। तो याद रखें, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है इसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, the magnitude of vector A into the magnitude of vector B, लेकिन वेक्टर B का x कंपोनेंट, अब यहां पे जरा देखिए डायग्राम में, ये आपके पास वेक्टर B है, अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास ये इसका x कंपोनेंट आ जाएगा Bx, और ये इसका क्या आ जाएगा y कंपोनेंट By, और यू नो कि Bx किस चीज के बराबर होता है? Bx होता है B cos थीटा विद यूनिट वेक्टर I। लेकिन अगर मैं सिर्फ Bx का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो वो फिर किस चीज के बराबर होता है? B cos थीटा। सिमिलरली जो By होता है वो B sin थीटा
विद यूनिट वेक्टर जे। ये आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है ए, तो उसका एक कंपोनेंट ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट ए वाई, और ए एक्स मजीद बराबर होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा विद यूनिट वेक्टर आई, यानी चूंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर जे। तो इसी तरह हमारे पास बजाय कि ए यहाँ पे मैंने बी लिया है, तो बी वेक्टर को रिजॉल्व करो, ये इसका एक्स कंपोनेंट जो कि लाई करता है अलोंग ए, यानी ये जो बी का एक्स कंपोनेंट है ये बिल्कुल ए के ऊपर लाई करता है, और ये हमारे पास मैथमेटिकली बराबर है बी कॉस थीटा। तो ये याद रखें कि हम यहां पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड of the component of vector b, the magnitude of the component of vector b lying along x axis। तो अब ये कौन सा वेक्टर है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप कहते हो कि a डॉट b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b व्हिच इज अलोंग x एक्सिस। यानी इसमें हमारे पास जो वेक्टर b है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग x है, एक अलोंग y है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ये बात जहन नशीन करें कि स्केलर प्रोडक्ट में हम b का x कंपोनेंट लेंगे। अब इसकी रीजन भी बाद में बताऊंगा कि हम x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, हम y क्यों नहीं लेते। अभी फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि हम स्केलर प्रोडक्ट में जो वेक्टर b है उसका x कंपोनेंट लेते हैं। तो जाहिर है जब आप x कंपोनेंट लोगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर bx का मैग्नीट्यूड, तो bx का मैग्नीट्यूड बराबर होता है b cos थीटा के। यहाँ पे मैंने कोई यूनिट वेक्टर i नहीं लिखा बिकॉज दिस इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, यानी ये बना इन दोनों से है जो कि वेक्टर्स है, मगर ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास a डॉट b दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको आप सिंपल इस तरह a भी लिख सकते हो, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b व्हिच इज अलोंग द x एक्सिस। तो ये आपके पास अलोंग x एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, bx व्हिच इज इक्वल टू b cos थीटा। तो मैं इसको इस तरह सिंपली लिख सकता हूं, या a b cos थीटा। अच्छा, एक और चीज मैं इसकी तरफ आऊंगा बाद में कि ये इसमें cos थीटा क्यों लगाया है, वो तो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन क्यों इसको हम इसकी बजाय साइन नहीं लगाते वो बाद में बताता हूं। एक और चीज याद रखें कि देयर इज अ डॉट बीइंग पुटेड बिटवीन द टू वेक्टर्स, a और b के दरमियान में हमने एक डॉट लगाया है, तो दैट्स व्हाई स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। रिमेंबर दैट द स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिकॉज कि हमने यहाँ पे इसमें डॉट लगाया है, तो इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल वो वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन में हमारे पास f डॉट d, ये मैं अभी बता रहा हूं कि ये cos थीटा जो हम ले रहे हैं या x कंपोनेंट हम क्यों ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट में, हम by which is equal to b sin थीटा वो क्यों नहीं लेते, वो इसलिए नहीं लेते कि स्केलर प्रोडक्ट का जो बेस्ट फिजिकल एग्जांपल है दैट इज द वर्क डन, एंड वर्क डन रिमेंबर दैट वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट d। अब f is a force, f is a vector, d is the displacement, it is also a vector, लेकिन इन दोनों से हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है that is work done, it is a scalar quantity। and हमेशा फिजिक्स में जब आप वर्क डन की बात करते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर आपके पास फोर्स का वो कंपोनेंट
जो along डिस्प्लेसमेंट हो वो वर्क डन में काउंट होता है, वो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। वाई कंपोनेंट इज नॉट इफेक्टिव कंपोनेंट। ये स्टॉप कर ले।